हाँ बेटा, वॉइस चेक करना। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो अपन बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पेपर स्टार्ट करेंगे आज से, है ना। तो कुछ डिक्शनरी से रिलेटेड बातचीत कर रहे थे। तो तुमने सबसे पहले ये बताया था कि जो सर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पेपर है, इधर देखना बोर्ड पे, इलेक्ट्रॉनिक्स है ये अपनी फिजिक्स, ये दो शब्दों से मिलके बनी है, इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स। मतलब यहां पे हम इलेक्ट्रॉन की मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार मोशन करता है। सर्किट में जो परिपथ है, उस परिपथ के अंतर्गत जब इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो उसका बिहेवियर क्या है, उसका व्यवहार क्या है, मैटर में कैसा व्यवहार शो करता है, ये पढ़ना है अपन को। अब ध्यान से एक बात समझना, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बेटा दो पार्टों में विभाजित है। जैसे 12th क्लास में जब आपने स्टडी की थी तो एक चैप्टर पढ़ा था अपन ने सेकंड फिजिक्स में 12th क्लास में, आपके याद हो तो सेमीकंडक्टर मैटर के नाम से, अर्धचालक पदार्थ। ये शायद लास्ट चैप्टर था, हो सकता है कई बुकों में अलग हो। एनसीईआरटी में शायद 14 चैप्टर था, ये 14वां पार्ट था, एनसीईआरटी के अंतर्गत आपने पढ़ा। तो वहां पे जब आपने सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ा था तो आपको गुरुजी ने बताया था कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बेस पर, विद्युत चालकता के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार का होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ऐसा कुछ पढ़ाया था। चालक, कुचालक, अर्धचालक, इनसे रिलेटेड आपसे बातचीत की थी। फिर आपसे आगे चल के जब आपने स्टडी की थी तो आपको यही बताया था कि अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, सेमीकंडक्टर टू टाइप के होते हैं, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। याद करो, पढ़ाया था। अशुद्ध अर्धचालक अपन जिन्हें कहते हैं, और शुद्ध अर्धचालक, प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। शुद्ध अर्धचालक को हो सकता है आपने नैज अर्धचालक बोला हो, प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को आपने हो सकता है हिंदी में अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालक के नाम से पढ़ा हो। ठीक है, फिर आपने पढ़ा था कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी दो प्रकार के होते हैं, पी सेमीकंडक्टर और एन सेमीकंडक्टर। उसमें इंप्योरिटी जो मिक्स करते हो आप, जो अशुद्धि मिलाते हो, कि इंप्योरिटी कौन से ग्रुप की मिक्स कर रहे हो, 1/3 ग्रुप की या 1/5, पढ़ रखे कुछ ऐसे। ठीक है, फिर हमारे पास पी सेमीकंडक्टर आ जाता है, एन सेमीकंडक्टर आ जाता है। इसके बाद अपन पी और एन को जोड़ देते हैं तो डायोड बन जाता है, पी एन डायोड, कुछ पढ़े होंगे आपने। पी और एन को जोड़ देते हैं, एक जंक्शन पॉइंट बन जाता है, डीप्लेटिंग लेयर, कुछ ऐसी इमेज बन रही हो, ये आपने 12th क्लास के अंतर्गत स्टडी की थी। फिर वहीं पे अपन ने 12th क्लास में एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ा था, याद हो तो आपके, लॉजिक गेट, एंड और नॉट, तार्किक द्वार के नाम से। तो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये दो पार्ट में होती है। जो आपने गेट वाला सिस्टम पढ़ा उसे हम बोलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसे हम क्या बोलते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और आपने जो सेमीकंडक्टर वाली कहानी सुना रहे हैं, पी एन जंक्शन की बात कर रहे हैं अपन, डायोड जो आप बोल रहे हो, ट्रांजिस्टर, टेट्रायोड, पेंटायोड, वहां तो आपने एक ही चीज पढ़ी थी, पी एन डायोड। यहां तुम्हारे पूरा पेपर है, डायोड भी पढ़ेंगे, रेक्टिफायर भी पढ़ेंगे, फिल्टर भी पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर भी पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर पढ़ेंगे, इसके बाद फीडबैक सर्किट पढ़ेंगे, इसके बाद ऑसिलेटर सर्किट पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर की चैप्टर है तुम्हारे। हाँ हाँ, और ऑनलाइन वाले कोई प्रॉब्लम हो तो आराम से कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो दो प्रकार की होती है। जो आपका गेट वाला सिस्टम था, लॉजिक गेट वाला पार्ट आपने पढ़ा था, उस प्रकार का कंटेंट आएगा, उसे हम बोलेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या बोलेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स कह सकते हो आप। और दूसरे वाला सिस्टम है जो सेमीकंडक्टर टाइप का आपने पढ़ा था, उसको बोलते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या बोलते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 यूनिट है आपके सिलेबस में। जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी आपके सिलेबस में 3 यूनिट हैं, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की आपके सिलेबस में 1 यूनिट है। तो टोटल इस प्रकार कितनी यूनिट है आपके, 4। और यदि कोई ऑनर्स का बच्चा है तो एनालॉग की बेटा आपके 4 यूनिट हैं ऑनर्स में,
और डिजिटल की आपके पास 1 यूनिट है। तो इस प्रकार ऑनर्स में आपके 5 यूनिट हैं। ये डिवीजन है आपका। तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, वास्तव में ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स। इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन की क्या पढ़ेंगे, मैकेनिक्स पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन मोशन कैसे कर रहा है। मैकेनिक्स का मतलब अपन मोशन पर डिस्कशन करेंगे। किसकी मोशन पर, किसकी गति पर अध्ययन करेंगे, इलेक्ट्रॉन की। समझ में आ गया। और इलेक्ट्रॉनिक्स कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच है फिजिक्स की, ये बेटा 2 भाग में डिवाइड की गई है, 2 पार्ट में डिवाइड की गई है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल। आराम से मस्त रहो, एक एक शब्द में लिखवाऊंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब मैं नोट्स बनाने की बोलूं तभी मैं बनाएंगे, अभी कोई भी नोट्स नहीं बनाएगा जब तक मैं नहीं बोलता हूं। आराम से मस्त रहो। और लिखते हो तो रफ कॉपी में लिखना, नोट्स से मत लिखना। नोट्स में मेरे अकॉर्डिंग अल्टीमेट बनवाऊंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आ जाओ तो थोड़ा थोड़ा सा अपन वोकेबलरी को रिपीट करके मेन टॉपिक पे पहुंचते हैं। मैं जो शब्द बोल रहा हूं इन शब्दों को ध्यान से सुनना, हाँ इनको भी लिखवाएंगे, चिंता मत करो, सुनो केवल। सबसे पहले एक शब्द का परिचय किया था हमने, और वो शब्द आपका था सर्किट। यहां से कहानी स्टार्ट होती है। जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, उस चैप्टर फर्स्ट में बेटा ध्यान सुनना भाई, हम सर हमारे यूनिवर्सिटी में यूनिट वाइज सिस्टम चलता है। तो यूनिट जो फर्स्ट है उसमें 2 चैप्टर हैं आपके, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, चाहे वो पास कोर्स है या ऑनर्स है। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत 2 चैप्टर शामिल किए गए हैं, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी है या मत्स्य ब्रज है, शेखावाटी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है। प्रत्येक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर हैं, लेसन फर्स्ट और लेसन सेकंड। और लेसन जो फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसमें आप पढ़ेंगे नेटवर्क के बारे में, सर्किट के बारे में, परिपथ के बारे में पढ़ेंगे कि परिपथ क्या होता है, परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, सर्किट क्या है, सर्किट में करंट का फ्लो कैसे होता है, सर्किट में करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनके बारे में आप स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट में। चैप्टर नंबर सेकंड में आप सेमीकंडक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन 12th क्लास में तो आपने सूक्ष्म रूप देखा था, वहां पे माइक्रोफोन इतनी सा पढ़ा है 12th क्लास में। यहां पे वो सेमीकंडक्टर ब्रॉड है, समझ में आ गया। मतलब कंप्लीट चैप्टर ही सेमीकंडक्टर पर है, सेकंड वाला चैप्टर है आपका वो सेमीकंडक्टर पर है, ठीक है। फिक्स है, सेकंड चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, फिक्स है, हमेशा आता है, बड़ा क्वेश्चन और आएगा, ये भी फिक्स है। चैप्टर नंबर फर्स्ट से लगभग आपके 9 नंबर का कंटेंट आएगा। 9 नंबर कंटेंट कैसे आएगा, 2 क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन फर्स्ट के पार्ट आते हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते क्या, उनमें आएगा, फिक्स है। और सेकंड चैप्टर है उससे 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर ये तो 12 नंबर का कंटेंट हो गया, बिल्कुल 12 नंबर का कंटेंट आता है ना। फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है उसमें 1.5 नंबर के पार्ट आते हैं, 2 क्वेश्चन तो वहां पे हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन मान लो आपका सेकंड है, उसमें ए बी और अथवा में बी, ऐसे ही तो पेपर आता है। तो ए बी और अथवा में बी, 3 3 3, तो 9 नंबर ये हो गए, और 3 नंबर 1.5 नंबर के 2 वहां हो गए, कितने नंबर हो गया। तो इस प्रकार यूनिट फर्स्ट में 12 नंबर का सिस्टम है, और ऑनर से तो आपके 15 नंबर का सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो आपके 15 नंबर का नहीं रहेगा, 30 का हो जाएगा, क्योंकि 15 और अथवा लगा के 15, तो टोटल कितने का हो जाएगा, 30 नंबर का। सुनो सुनो ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं सर्किट की। सर्किट क्या होता है, माइंड में कितना सा सेट कर लो कि सर्किट है तो अपन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा सर्किट बनाएंगे। सर्किट इज ए पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो विद्युत धारा है उसका जो पथ है, विद्युत धारा जहां से गुजरेगी उस पथ को अपन क्या बोलते हैं, परिपथ, हिंदी में बोले तो, और इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। तो सर्किट क्या है, क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट का जो पाथ है, विद्युत धारा का जो पथ है, उस पथ को क्या कहते हैं हम, विद्युत परिपथ कहते हैं। अब विद्युत परिपथ का निर्माण किससे होता है, सर्किट का निर्माण किससे होगा, भाई वायर तो चाहिएगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो चाहिएगी। अब आपने फैन चलाना है तो वायर लगा के ही तो चलाओगे, भाई आपके पास फैन बंद भी करना है तो कुंजी भी लगाएंगे। आपको स्विच नहीं लगाते, स्विच कुंजी तो होता है, ऑन ऑफ करने का सिस्टम भी लगाना पड़ता है। फिर इसके बाद आपको उसके अंतर्गत भाई कहीं से करंट तो आएगा, तो क्या लगाना पड़ेगा, सोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा अपन को, सोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये आप जो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की व्यवस्था कर रहे हो, कि आप बोल रहे हो सोर्स ले रहे हो, कुंजी लगा रहे हो, डिवाइस लगा रहे हो, फैन है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, जो भी आप यूज ले रहे हो, तो ये आपका जो पाथ तैयार हो रहा है करंट का, इस पाथ को अपन क्या कहते हैं, सर्किट। क्या कहते हैं। और बहुत सारे, यदि सर्किट का हो सकता है ग्रुप तैयार हो जाए,
सर्किट का क्या तैयार हो जाए, ग्रुप, ग्रुप का मतलब समूह तैयार हो जाए, तो उसको अपन कहते हैं नेटवर्क। क्या कहते हैं, नेटवर्क। ये नेटवर्क होता है। अब आपसे पूछे कोई नेटवर्क क्या है, तो सर्किट का क्या होता है, ग्रुप होता है। और हिंदी में अपन बोलना चाहें तो जो विद्युत परिपथ हैं उनके समूह को क्या कहते हैं, हम जाल कहते हैं। क्या बोलते हैं। अब नेटवर्क एक तो नॉर्मल हो, भाई हमारे पास एक डोरी है, डोरी, तो उसमें हमने, डोरी है ना, उसमें अपन ने पकड़ के इस प्रकार, ध्यान समझना, इस प्रकार अपन डोरी के अंतर्गत कुछ उलझने उत्पन्न कर रहे हैं। तो एक तो नॉर्मल उलझने जो आप सुलझा लो, एक ऐसे अपन ऐसी ऐसी उलझने उत्पन्न कर दें उसके अंतर्गत कि आप क्या बोलोगे, यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, नहीं आया समझ में। तो इसी प्रकार एक तो नॉर्मल नेटवर्क तैयार हो सर्किट का, सर्किट के जो ग्रुप है वो हमको दिख रहे हैं नॉर्मल तैयार है, नॉर्मल तरीके से, तो उन्हें हम बोलते हैं सरल जाल। क्या बोलते हैं, सिंपल नेटवर्क बोलते हैं। और कुछ जो सर्किट का ग्रुप है वो ऐसा तैयार हो जाए कि उसके सॉल्यूशन में, उसके हल करने में, उसके एनालिसिस में हमें हल्की सी क्या क्रिएट हो, प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो उसे बोलते हैं हम कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क। क्या बोलते हैं उन्हें हम, जटिल जाल। कैसे जाल, तो नेटवर्क दो प्रकार के हो गए, एक तो सिंपल नेटवर्क और दूसरा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क। किसके आधार पर, किसके आधार पर, परिपथों की संरचना के आधार पर। वहां पे जो सर्किट है वहां पर जो, भाई नेटवर्क क्या है, मैं आपसे पूछता हूं नेटवर्क क्या है, तो आपने बोला सर्किट का ग्रुप। सर्किट का क्या है, यदि उनका अरेंजमेंट नॉर्मल तरीके से हो रहा है तो वो सिंपल नेटवर्क है। और यदि वहां पे अरेंजमेंट हो रहा है, जो व्यवस्था हो रही है, वो व्यवस्था बेटा कॉम्प्लिकेटेड टाइप में है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क। क्लियर यहां तक, ठीक है। तो जो नॉर्मल है या सिंपल नेटवर्क हैं उनके सॉल्यूशन करने के लिए तुम्हारे किरचॉफ के नियम कार्य करेंगे। किसके नियम कार्य करेंगे, सिंपल सर्किट को, सिंपल नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ के नियम। और जो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हैं उनके सॉल्यूशन करेंगे जब किरचॉफ के नियम से करते हैं तो अपन को बेटा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि जो टॉपिक है वो टफ होता चले जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, अरे अपन ने त्रिकोणमिति 9th में, 10th में, 11th 12th में पढ़ के आ रहे हो, फर्स्ट ईयर में पढ़ी है। तो ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ते हो, मेरी बात को समझना, तो वहां पे जैसे अपन को कोई इक्वेशन लिखी हुई है वो आपको सॉल्व करनी है, एलएचएस लिखा हुआ है, आरएचएस निकालना है, या आरएचएस लिखा हुआ है, क्या निकालना है, एलएचएस। तो जैसे अपन को tan थीटा है तो उसे हम साइन अपॉन कॉस लिख देते हैं, या 1 अपॉन कॉट लिख देते हैं। तो ये tan का ऐसे ही तो लिखते हो आप। यदि 2 थीटा है तो 2 थीटा का फार्मूला लगा देते हैं, पढ़ रखे हैं ये सब कुछ अपन ने। मैं आपसे पूछता हूं, कई बार आप tan थीटा के लिए जैसे आप यूज करते हो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर रूट में tan थीटा का फार्मूला यूज करते हो, जिन्हें तुम सर्व समीका कहते हो। अरे पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा, कब यूज करते हो, उनको क्यों यूज करते हो। क्वेश्चन तो tan बराबर साइन अपॉन कॉस से भी हो जाता है, या 1 अपॉन कॉट से भी हो जाता है। tan को हम 1 साइन अपॉन कॉस लिख लें, फिर या 1 अपॉन कॉट करके कॉट को कॉस अपॉन साइन कर लें, बात वही है, सॉल्यूशन वहां से भी हो जाता है। लेकिन गुरुजी आपसे उस समय 9th क्लास 10th क्लास में एक ही बात बोलते हैं, बेटा यदि इन सर्व समीकरणों का यूज करेंगे, 3 लिखाते हैं आपको, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा कुछ लिखाते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर, याद आ रहा है नहीं आ रहा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर cosec स्क्वायर, ऐसा कि इनका यदि आप यूज करके करते हो तो ये एकदम सरल हल हो जाते हैं, सिंपल सॉल्यूशन मिल जाते हैं यदि इनको लगाते हो। वही कहानी है, यदि हम नॉर्मल तरीके सॉल्व करेंगे तो बेटा उलझने बढ़ती चल जाएंगी। ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए अपन बेटा किरचॉफ और इनके नियम का यूज करेंगे तो हार्ड पड़ेंगे। अब उनको इजी करने के लिए कुछ स्पेशल मेथड्स हैं, और उन स्पेशल मेथड्स को नेटवर्क थ्योरम कहते हैं। उन स्पेशल मेथड को क्या कहते हैं, जो कि इन्होंने दिए, वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने दिए। समझ में आ गया। तो अपन ने क्या बोला, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए जो साइंटिफिक मेथड हैं, जो साइंटिफिक मेथड है, वैज्ञानिक विचारधाराएं हैं, वैज्ञानिक तरीके हैं, जटिल जालों को हल करने के लिए जो वैज्ञानिक विचारधाराएं हैं, वैज्ञानिक तरीके हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क थ्योरम, जाल प्रमेय। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसके बाद एक शब्द आएगा यहां पे, बेटा ध्यान सुनना, जो आप बार बार बोल रहे हो, सोर्स। सोर्स, तो जो इलेक्ट्रिक सोर्स होता है वो क्या होता है, विद्युत स्रोत क्या होता है, क्या होता है इलेक्ट्रिक सोर्स। एक इस प्रकार का, ध्यान सुनना, डिवाइस जो कि सर्किट को इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करे। ऐसी डिवाइस जो सर्किट को इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करे, वह परिपथ, ध्यान सुनना, सॉरी, वह उपकरण या युक्ति जो कि परिपथ या जाल को विद्युत ऊर्जा प्रदान करे। कौन सी ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करे, एनर्जी दे। और जब हम इलेक्ट्रिक सोर्स पढ़ रहे हैं तो कौन सी एनर्जी देगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी देगा। और हम बेटा साउंड सोर्स की बात कर रहे हैं तो कौन सी एनर्जी देगा,
अरे ध्वनि स्रोत की बात कर रहे हैं, ध्वनि ऊर्जा देगा, और इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं तो, और हीट सोर्स की बात कर रहे हैं तो हीट एनर्जी देगा, उसमें ऊर्जा देगा। तो समझ में आ गया। अब आपसे कोई पूछे, ये पेपर में आते हैं क्वेश्चन, विद्युत स्रोत क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। इलेक्ट्रिक सोर्स क्या है, तो इलेक्ट्रिक सोर्स क्या है, जो नेटवर्क को कौन सी एनर्जी प्रोवाइड कराएं, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कराएं, उसे अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सोर्स कहते हैं। अब समझना ध्यान से, ये तुम्हारे फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल से रिलेटेड बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक सोर्स बेटा टू टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक इलेक्ट्रिक सोर्स होता है वोल्टेज सोर्स, कौन सा होता है, और एक होता है करंट सोर्स। एक वोल्ट का स्रोत होता है और एक धारा स्रोत होता है। इस टॉपिक को प्यार से समझना, मिस्टेक मत करना। 10वीं क्लास में गुरुजी जब तुमको विज्ञान पढ़ा रहे थे तो वहां पे आपको बार बार बोला था कि बेटा वोल्टामीटर को सर्किट में जब लगाते हैं तो पैरेलल में लगाते हैं। याद आ रहा है क्या, वोल्टामीटर अमीटर में डिफरेंस लगाते थे, वोल्टामीटर को पैरेलल में लगाते हैं। किस में लगाते हैं, ये वोल्टेज का मेजरमेंट करता है, ऐसे लिखवाया था। और अमीटर को किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, पढ़ाई अपन ने। और ये करंट का मेजरमेंट करता है, ऐसा पढ़ रखा है तुमने। अब ध्यान सुनना, मैं वोल्टामीटर सर्किट में नहीं लगा रहा, अब मैं क्या बोल रहा हूं वो सुनना। मुझे वोल्टामीटर बनाना है, क्या बनाना है, वोल्टामीटर। समझना, ये बनाया है आपने फर्स्ट ईयर में, लैब में नहीं गई वो बात अलग है। मेरी बात समझ में आ रही है, आपके फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल था, कैलकुलेटर की सहायता से वोल्टामीटर अमीटर डिजाइन करना। अब आपने नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ने का मतलब लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो वो बात अलग है, सब काम आएंगे। तुम्हारा सबसे पहला प्रैक्टिकल था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, किया था, नहीं किया, वो भी थ्योरम काम आएगी, है वो नेटवर्क थ्योरम तुम्हारे सिलेबस में। आप नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अपन पढ़ाएंगे, ध्यान सुनना और समझना टॉपिक्स को। तो बेटा अपन क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले एक एक पॉइंट को समझो, जीरो से पढ़ेंगे। विद्युत स्रोत, तो विद्युत स्रोत क्या है, इलेक्ट्रिक सोर्स। मुझे एक बार ये बता दो, हिंदी मीडियम वाले कितने हैं, समस्या आए तो मुझे बता देना है ना। इंग्लिश मीडियम वाले में कोई शब्द नहीं बोलूं तो मुझसे पूछ लेना, वैसे समझ में आएगा, बाइलिंगुअल बोलूंगा, कोई समस्या नहीं आएगी। फिर भी क्योंकि हिंदी मीडियम की प्रायिकता ज्यादा है तो मैं थोड़ा सा इनकी तरफ रुझान करूंगा, ठीक है। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक सोर्स, विद्युत स्रोत। विद्युत स्रोत क्या है, वह उपकरण जो कि परिपथ को विद्युत ऊर्जा प्रदान करे, ऐसी डिवाइस जो सर्किट को क्या प्रोवाइड कराए, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कराए, उसे हम इलेक्ट्रिक सोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक सोर्स कितने टाइप का होता है, टू टाइप का। एक वोल्ट, ध्यान सुनना मैं जो बोल रहा हूं, एक वोल्टेज सोर्स और दूसरा करंट सोर्स। चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, वोल्ट का स्रोत और धारा स्रोत। अब प्रश्न यह है कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है, प्रश्न क्या है अपना, वोल्टेज सोर्स क्या होता है। तो ध्यान सुनो, वोल्टेज सोर्स क्या होता है बेटा, जब हम वोल्टेज सोर्स डिजाइन करते हैं तो अपन सर्किट में एक, ध्यान सुनना, एक ध्यान से एक बात बोल रहा हूं, अपन सर्किट में एक आंतरिक प्रतिरोध लगाते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या लगाते हैं, संट बोलते थे तुम वहां पे, याद हो तुम्हारे, आओ अपने टॉपिक पे। आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। यदि वो लोड के, किसके, सर लोड किसे कहेंगे, हम पंखा लगा रहे हैं, हम क्या लगा रहे हैं, पंखा चलाना है तो पंखा क्या है, लोड। और हमें बल्ब जलाना है तो बल्ब क्या है, अरे आपका ये सर्किट तैयार हो गया भैया। यहां पे इलेक्ट्रिक सोर्स कनेक्ट है, क्या कनेक्ट है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक सोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी जाएगी, विद्युत ऊर्जा जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है, ये टर्मिनल है, आपको पंखा चलाना है तो यहां पे क्या जोड़ देंगे, फैन जोड़ देंगे, नहीं जोड़ देंगे भाई, इन दोनों टर्मिनल से, इन टर्मिनल से ये क्या कनेक्ट कर दिया आपने, फैन कनेक्ट कर दिया, तो ये कहलाता है लोड। क्या कहलाता है, इसे लोड बोलते हैं अपन। और ट्यूबलाइट जोड़ दी तो भाई हमने ट्यूबलाइट कनेक्ट कर दी, नहीं आया समझ में, हमने कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया, जो भी डिवाइस आपको स्टार्ट करनी है, ये कहलाता है लोड। इसे क्या बोलते हैं अपन, जो आउटपुट टर्मिनल पर लगा होता है उसे लोड कहते हैं। क्या बोलते हैं, तुम ध्यान से देखो तो एक मिनट समझना, ये इलेक्ट्रिक सोर्स इनपुट पे कनेक्ट है, इन्हें इनपुट टर्मिनल बोलते हैं। निवेशी सिरे, कौन से सिरे, इनपुट, नहीं आई जैसे ये, तो ये इनपुट और ये आउटपुट, समझ में आ गया। ये इनपुट पे कनेक्ट है और ये किस पे कनेक्ट है, आउटपुट पे, ये निवेशी पर और ये निर्गत पर। अब टॉपिक को समझने का प्रयास करना, यदि इस इलेक्ट्रिक सोर्स में, इस इलेक्ट्रिक सोर्स में किसमें, लोड इंपीडेंस के सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट है, किसके सीरीज में,
मतलब ये ऐसे कनेक्ट कर दिया, देखना, समझना, अरे समझना, अल्टीमेट समझ में आएगा। ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपका इलेक्ट्रिक सोर्स, ये आपके टर्मिनल, और ये आपका लोड। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो यदि ये इंटरनल रेजिस्टेंस इस लोड रेजिस्टेंस के, इस लोड के किस में कनेक्ट है? सीरीज में। तुम्हें क्या पता सीरीज में कनेक्ट है? तुम सीरीज और पैरेलल की कहानी जानते हो? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, श्रेणी समांतर जानते हो? नहीं जानते? अरे भाई करंट का फ्लो कर लिया करो, विद्युत धारा जा रही है, ये जा रही करंट, ये जा रहा करंट, ऐसे ही तो जाता है करंट। अरे मान लो ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, और करंट हमेशा कैसे फ्लो होता है? हाई वोल्टेज टू उच्च विभव से करंट का फ्लो कैसे होता है? हमेशा ऑलवेज हाई वोल्टेज टू, इसके ये टर्मिनल है, तो इसमें धारा जा रही है, तो ये हाई होगा, और ये क्या होगा? लो। इसमें धारा ऐसे जा रही है, इसमें धारा ऐसे जा रही है, तो ये हाई वोल्टेज, और ये देखना प्लस माइनस, प्लस माइनस, अल्टरनेट आ रहे हैं क्या? तो कौन सा क्रम है? सीरीज। कौन सा क्रम है? और यदि अल्टरनेट नहीं आते तो कौन सा क्रम होता? तुम 10वीं तो पढ़ के आए हो ना? ऐसे पढ़ाते थे गुरुजी, जैसे ये R1 R2 R3 10th क्लास में, फिर करंट का फ्लो ऐसे करते थे, याद आ रहा है क्या? हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो। ये एक R1 रेजिस्टेंस, इसके दो टर्मिनल मान लो, एक ये रहा, और इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो हाई वोल्टेज टू, इस R2 में करंट जा रहा है, तो हाई वोल्टेज टू प्लस माइनस, इसमें करंट जा रहा है हाई वोल्टेज टू लो, चेक करना, प्लस माइनस, प्लस माइनस, अल्टरनेट आ रहे हैं ना? तो ये कौन सा क्रम है? सीरीज। कौन सा क्रम है? क्योंकि कन्फर्म है सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होता है, करंट सेम होता है, पढ़ाया आपने? अच्छा, और यदि ऐसे कनेक्ट है तो? ऐसा कुछ पढ़ाया है गुरुजी ने? पढ़ाया है क्या? ऐसे कुछ पढ़ाया है? ये R1 मान लो, ये R2 मान लो, ये R3 मान लो। अब यहां से कोई करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, ये फ्लो हो रहा है ऐसे, ये जा रहा करंट, ये करंट किस में गया? R1 में। कैसे करंट जाएगा? हाई वोल्टेज टू। ये करंट किस में गया? R2 में। कैसे जाएगा? हाई टू लो। ये करंट किस में गया? R3 में। कैसे जाएगा? हाई टू। अब आप चेक करो, R1 का टर्मिनल, R2 का टर्मिनल, R3 का टर्मिनल, तीनों पर वोल्टेज सेम है क्या? इधर देखो, तीनों पर वोल्टेज क्या है? सेम। तो वोल्टेज सेम है, अल्टरनेट नहीं आ रहे ना? चेक करो, R1 पर प्लस माइनस, R2 पे देखो प्लस माइनस, R3 पर देखो प्लस माइनस, तो इस टर्मिनल पर वोल्टेज सेम है या नहीं? इस पर सेम है या नहीं? तो ये पढ़े, 10वीं क्लास पढ़ा रहा हूं भाई। और जीरो किसे कहते हैं? आगे चल के प्रॉब्लम आएगी, इसलिए कह रहा हूं, समझ लो, वहां फिर खतरनाक खतरनाक सर्किट आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो स्टार्टिंग में तो नॉर्मल राक्षसों के नाम आ रहे हैं, फिर देखना ऐसे ऐसे सर्किट आएंगे, मजा आ जाएगा, खतरनाक खतरनाक। तो क्लियर यहां तक टॉपिक? तो अपन ने क्या कहा, यदि अब तुमसे कोई पूछे वोल्टेज सोर्स क्या होता है, वोल्टेज सोर्स क्या है, कैसे डिजाइन करते हो? यदि लोड इंपीडेंस के इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो, किसमें कनेक्ट हो, तो वो क्या कहलाता है? वोल्टेज सोर्स। और पैरेलल में कनेक्ट हो, करंट सोर्स। नहीं आई बात समझ में? समांतर क्रम में जुड़ा हो, समांतर क्रम में, पैरेलल में, तो धारा स्रोत तो समांतर क्रम में जुड़ रहा है। यहां किस में जुड़ रहा था? देखना कहां जुड़ा अपन ने, ये जुड़ रखा, किस में जुड़ रहा है? सीरीज में। और यदि मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये इलेक्ट्रिक सोर्स, ये इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ दिया मैंने, और ये आपका लोड इंपीडेंस या लोड रेजिस्टेंस ये जोड़ दिया। अब करंट का फ्लो करके देख लो, करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है ना, हाई वोल्टेज टू, ऐसे आ रहा है ना करंट, ये जा रहा है ना करंट, ये जा रहा करंट, और यहाँ हाई टू, तो चेक करना दोनों पर वोल्टेज सेम है क्या? तो ये किस में जुड़ रहे हैं? पैरेलल में। अब ये इलेक्ट्रिक सोर्स क्या है? वोल्टेज सोर्स। ये इलेक्ट्रिक सोर्स क्या है? उल्टा बोल दिया मैंने, ये करंट सोर्स है, और ये क्या है? वोल्टेज सोर्स। सीरीज में कनेक्ट है तो वोल्टेज सोर्स, और पैरेलल में कनेक्ट है तो करंट सोर्स। बताओ समझ में आया नहीं आया? अब पेपर में आता है ये क्वेश्चन,
कि विद्युत स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। तो समझ में आ गया। सबसे पहले विद्युत स्रोत क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुन रहे, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स। जो इलेक्ट्रिक सोर्स है वो इलेक्ट्रिक सोर्स क्या है, क्या है इलेक्ट्रिक सोर्स, जो नेटवर्क को इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कराए, वह उपकरण या युक्ति जो परिपथ को विद्युत ऊर्जा प्रदान करे, परिपथ को विद्युत ऊर्जा प्रदान करे, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत स्रोत बोलते हैं। विद्युत स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, वोल्टेज और करंट। समझ में आ गया। धारा स्रोत और वोल्टेज स्रोत। वोल्टेज स्रोत क्या है, वह विद्युत स्रोत, वह जिसमें आंतरिक प्रतिरोध, जिसमें लोड प्रतिरोध के, किसके, जो आपका लोड है उसके कौन से क्रम में कनेक्ट हो, इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद सीरीज, किसके साथ, लोड के साथ। जो कनेक्टेड हो रही है इंटरनल रेजिस्टेंस, वो बेटा सीरीज में कनेक्ट होनी चाहिए, किसके साथ, लोड के साथ। लोड के साथ सीरीज में है तो वोल्टेज सोर्स, और पैरेलल में है तो क्लियर है अब तो। अच्छा, अब वोल्टेज सोर्स भी दो प्रकार के होते हैं। वोल्टेज सोर्स भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है आइडियल और एक होता है रियल। एक आदर्श वोल्टेज स्रोत और एक वास्तविक वोल्टेज स्रोत। अब आइडियल तो पॉसिबल नहीं है ना कोई भी चीज, तो लैब में तुम्हें जो मिलता है वो कौन सा मिलता है, रियल। कौन सा मिलता है, क्योंकि आइडियल पॉसिबल। प्रश्न ये सर आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, बेटा ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जो तुमने लगाई है उसका मान जीरो हो। उसका मान क्या हो, वह वोल्टेज स्रोत जिसमें आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना हो भैया, द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइडियल। लेकिन हमें पता है रेजिस्टेंस जीरो पॉसिबल नहीं है। समझ में आया, क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो खेल खराब हो जाएगा। कैसे खेल खराब हो जाएगा, हमने पढ़ा है ओम का नियम, V बराबर, ओम का नियम पढ़ा है ना, V इक्वल टू आई आर, ये पढ़ रखा है हमने। और I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर। और आप क्या कह रहे हो, आर जीरो, इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जीरो, आर जीरो, तो 1 अपॉन जीरो इन्फिनिटी। करंट कितना फ्लो हो जाएगा, और इनफाइनाइट करंट वहां पे आ गया तो वहां पे तो सर्किट में क्या लग जाएगी भाई साहब, आग लग जाएगी। जिसे हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं लघु पथित परिपथ, लघु पथित परिपथ। शॉर्ट सर्किट को लघु पथित परिपथ बोलते हैं। समझ में आ गया, सर्किट क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, मतलब क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। और ऐसा तुम घर पे चेक करके देख सकते हो, लेकिन घर वालों को बाहर कर देना जब एक्सपेरिमेंट करो तो। कैसा है, ऐसे करना, टर्मिनल 2 वायर लेना, ले लिए वायर, स्विच में लगा देना, लगा दिए स्विच में। अब 2 वायर तुम्हारे हाथ में, फैन में लगा देना, फैन चल जाएगा, बल्ब में लगा देना, बल्ब चल जाएगा। और शॉर्ट सर्किट करके देखना है तो घर वालों से कह देना थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, टच करके देखना दोनों वायर को। इसका मतलब क्या बीच में कोई रेजिस्टेंस यूज में ले रहे हो, डायरेक्ट टच कर दिया, नहीं कर दिया, दूर से आवाज आएगी बटा, इसका मतलब सर्किट क्या हो चुका, इनफाइनाइट रेंज का करंट फ्लो हो चुका उसमें। समझ में आ गया, जो परिपथ है वो कैसा हो चुका, लघु पथित हो चुका। और यदि हम कुछ भी कनेक्ट नहीं करें तो उल्टा करके देखो, अभी तो हम बोल रहे थे रेजिस्टेंस जीरो, रेजिस्टेंस जीरो, समझ में नहीं आ रहा ये सर्किट। देखो पढ़ना सीखो, पढ़ना लॉजिक से पढ़ना सीखो। और ये ऐसे कनेक्ट कर दिया, बीच में आप तुमने पंखा लगाया तो इसमें कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, तो ठीक है, समझ में आ गया हमारे, ये सर्किट तैयार हो गया। हमने क्या किया, डायरेक्ट कनेक्ट किया, मतलब कुछ भी नहीं लगाया, तो इसका मतलब प्रतिरोध का मान कितना हो गया, बीच में कोई प्रतिरोध है क्या, दोनों टर्मिनल के बीच में नहीं है, तो रेजिस्टेंस जीरो करते ही सर्किट क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। क्या हो गया, तो माइंड में सेट हो गया, शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो। शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस कितना होता है, और करंट कितना होता है, इनफाइनाइट। करंट कितना होता है, करंट कितना होता है, समझ में आया नहीं आया। दूसरी बात, ये दो टर्मिनल है, ध्यान सुनो ध्यान सुनो, हम पंखा कुछ भी नहीं लगा रहे, कुछ भी नहीं लगा रहे, मैंने क्या बोला, कुछ भी नहीं लगा रहे, नहीं लगा रहे, क्या यहाँ पे करंट आएगा, नहीं आएगा, कंफर्म। अच्छा, करंट नहीं आ रहा है तुमने बोला है, आ जाओ टॉपिक पे आओ ना। ओम का नियम क्या कहते हो, V इक्वल टू, तो I इक्वल टू, या एक ही बात है, अरे ये एक ही बात है, नहीं सर हम तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखो R बराबर V अपॉन आई, बात तो एक ही है भाई। ओम का नियम V बराबर आई आर होता है, या तो I बराबर V अपॉन आर बोल दो, या R बराबर V अपॉन आई बोल दो। अरे समझ में आया नहीं आया, ये दो टर्मिनल हैं, हमने पंखा जोड़ा तो कुछ रेजिस्टेंस है, पंखा चल गया, हमने पे क्या किया, डायरेक्ट जोड़ दिया, रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट कितना आ गया, इनफाइनाइट, तो उसे हमने कौन सा सर्किट बोला, शॉर्ट सर्किट। क्या बोला, अब एक वायर ये, एक वायर ये,
बेटे ध्यान सुनना, इन दोनों टर्मिनल के बीच में कुछ भी कनेक्ट नहीं कर रहा, तो क्या यहां धारा आएगी, करंट आएगा? नहीं आएगा भाई। एक टर्मिनल तो ये रहा, एक टर्मिनल ये रहा, मैंने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया, क्या करंट का फ्लो होगा? मुझे तो इतना जवाब दो, दोनों के बीच में नहीं होगा। अरे सीधी सी बात है, करंट का फ्लो नहीं होगा। अच्छा आई का मान कितना है, कितना है? अच्छा 1/0 क्या हो गया? इनफाइनाइट। इसका मतलब जब सर्किट ओपन होता है, जब सर्किट, तो वहां पे अभी आप बता रहे हो, देखो यहां से आप बता रहे हो सर करंट का मान तो होता है 0 और रेजिस्टेंस का मान कितना होता है, लेकिन कौन से सर्किट में? ओपन सर्किट में। कौन से सर्किट में? ओपन सर्किट के अंतर्गत। और शॉर्ट सर्किट के अंतर्गत क्या होता है सर? करंट का मान तो होता है इनफाइनाइट और रेजिस्टेंस का मान कितना होता है? बताओ, ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए नहीं हुए? खुला परिपथ में क्या होगा और लघुपतित परिपथ में क्या होगा? यदि सर्किट ओपन है, सर्किट कैसा है, तो करंट क्या होगा? 0। रेजिस्टेंस क्या होगा? ये पैरामीटर याद होने चाहिए, माइंड में सेट तो हो रहे हैं ना, क्योंकि आगे चल के अपन बिहेवियर देखेंगे कि सर्किट का बिहेवियर कैसा है, सर्किट ओपन है या सर्किट शॉर्ट है। समझ में आ गया? और वो कैसे चेक करेंगे? इनके डेटा कैलकुलेट करके। यदि हमको आर का मान इनफाइनाइट मिल रहा है तो हम कह देंगे वहां पे सर्किट क्या है? ओपन। समझ में आया नहीं आया? और शॉर्ट सर्किट है तो करंट इनफाइनाइट और रेजिस्टेंस क्या होगा? चलो अपने टॉपिक पे आ जाओ। तो अभी अपन क्या कह रहे थे कि सर इलेक्ट्रिक सोर्स दो प्रकार के होते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स और यदि इंटरनल रेजिस्टेंस लोड के, यदि इंटरनल, अरे आंतरिक प्रतिरोध लोड के श्रेणी क्रम में संयोजित हो, इंटरनल रेजिस्टेंस है वो लोड के सीरीज में कनेक्ट हो, बताओ कौन सा सोर्स होगा? वोल्टेज। और पैरेलल में है तो करंट। फिर आपने बोला सर वोल्टेज सोर्स भी 2 टाइप का होता है, कौन कौन सा? आइडियल वोल्टेज सोर्स और रियल वोल्टेज सोर्स, आदर्श वोल्टता स्रोत और वास्तविक वोल्टता स्रोत। अब प्रश्न ये उठता है कि आइडियल क्या होता है? वह वोल्टेज सोर्स जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0, उसे हम क्या कहते हैं? बट आइडियल कंडीशन पॉसिबल, इसलिए लैब में कौन सा मिलता है? रियल। और रियल क्या होता है? रियल की डेफिनेशन तुम बताएंगे। वह वोल्टेज सोर्स जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नॉट इक्वल टू, अरे वह वोल्टेज स्रोत जिसमें आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 नहीं हो, 0 नॉन जीरो। समझ में आ गया? और 0 नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे? रियल। क्या बोलेंगे? रियल। बताओ समझ में आया नहीं आया? अच्छा अब करंट सोर्स की बात करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखने ना, करंट सोर्स की डेफिनेशन बताओ पहले। पहला डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन, वह है इलेक्ट्रिक सोर्स जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस लोड के पैरेलल में। समझ में आ गया? इंटरनल रेजिस्टेंस लोड के, वह विद्युत स्रोत जिसमें आंतरिक प्रतिरोध लोड के समांतर क्रम में संयोजित हो। किसमें? 10वीं क्लास पढ़ के आए हो ना, पैरेलल का फार्मूला याद है? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/1/1/r, r0 तो 1/0 कितना होता है? अच्छा धारा स्रोत भी दो प्रकार का होता है, करंट सोर्स भी कितने प्रकार का होता है सर? कौन कौन सा होता है? आइडियल और रियल। आइडियल और, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स की क्या डेफिनेशन बोली थी? इंटरनल रेजिस्टेंस 0, और क्योंकि वहां पे सीरीज में कनेक्ट था, और सीरीज का फार्मूला R इक्वल टू R1 प्लस R2 R3। याद आ रहा है नहीं आ रहा? यहां पे बोलेंगे वह करंट सोर्स जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी कितना हो, कितना हो, और इन्फिनिटी हो गया है तो सर्किट क्या हो जाएगा? बोर्ड पे देखो, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, सर्किट क्या हो जाएगा? क्या सर्किट में करंट का फ्लो होगा क्या? क्या सर्किट में कोई काम का होगा क्या? नाम करंट सोर्स है, करंट आ नहीं रहा, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया तो आई कितना हो जाएगा? कोई काम करेगा क्या? इसलिए इस कंडीशन का यूज, तो कौन सी कंडीशन लेते हैं? रियल। बात नहीं आई समझ में? मैंने तुम्हें, तुम ध्यान से देखो तो 5 डेफिनेशन पढ़ा दी। सबसे पहले इलेक्ट्रिक सोर्स समझ में आया, विद्युत स्रोत समझ में आ गया, वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो विद्युत परिपथ को विद्युत ऊर्जा प्रदान करे उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत स्रोत। विद्युत स्रोत कितने प्रकार का होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करे उसे इलेक्ट्रिक सोर्स कहते हैं। 2 टाइप का होता है, वोल्टेज और करंट। यदि इंटरनल रेजिस्टेंस लोड के किसमें कनेक्ट हो? सीरीज में, तो वोल्टेज सोर्स, और पैरेलल में कनेक्ट हो तो, यदि आंतरिक प्रतिरोध लोड के श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो वह विद्युत स्रोत क्या कहलाता है? वोल्टता स्रोत। और समांतर क्रम में संयोजित हो तो धारा।
पैरेलल में करंट। समझ में आ गया। फिर हमने बोला वोल्टेज सोर्स भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन सा वोल्टेज सोर्स, वह वोल्टेज सोर्स जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो, क्या कहलाता है, आइडियल। बट ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। फिर रियल क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस नॉट इक्वल टू, वह विद्युत स्रोत जिसमें आंतरिक प्रतिरोध का मान शून्य नहीं हो, क्या होगा, वास्तविक। और ऐसे आपको प्राप्त होंगे। फिर ऐसे करंट दो प्रकार का होता है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, इनफाइनाइट। वेरी गुड, इंफिनिटी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आइडियल करंट सोर्स। अरे क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, अच्छा आ जाओ टॉपिक पे। बेटा समझना, ऐसा कुछ 10वीं क्लास में आपने सर्किट पढ़े थे, 10वीं में नहीं तो 12वीं में पढ़े होंगे, ऐसे सर्किट देखना बेटा, ऐसे ही है, बैटरी लग रही है, समझना। ये कोई सर्किट है, समझना बेटा ध्यान से। मैं एक शब्द बोलूंगा, उस शब्द को सुनना, ब्रांच। ये काम आएंगे आगे चल के। क्या बोला मैंने, ब्रांच, हिंदी में शाखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, शाखा नहीं, हाँ एक उसमें और आता है मूवी में, शाखा है वो वो नहीं है। इंग्लिश में अपन ब्रांच कहते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, शाखा। ठीक है बेटा, ब्रांच क्या होती है, एक ही लाइन में समझना। देखो ये शब्द तो तुम्हारे समझ में आ गए ना, ये कहानी है ऐसे जैसे तुम इंग्लिश का चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई लेसन है। और भ्राताश्री सुन ले, नींद आ रही है क्या, हाँ। जैसे अपन इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर की वोकेबलरी तुम्हारी शानदार है, गुरुजी ने आपको स्पेलिंग लिखा दी और वो तुम्हारे बहुत प्यारी याद है अच्छे तरीके से, तो वो चैप्टर पढ़ने में तुम्हें मजा आएगा नहीं आएगा, और अल्टीमेट समझ में। तो वही कहानी है, यदि ये वोकेबलरी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये तैयार हो गई ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने में तुम्हें इंटरेस्ट आएगा। न्यूमेरिकल को तुम लाइन लगा के सॉल्व करेंगे, बट तुम्हारी वोकेबलरी तैयार होनी चाहिए। पहले मैं तुम्हें वोकेबलरी तैयार करवाऊंगा, और जब तुम्हारी शब्दकोश तैयार हो गई उसके बाद तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, पहले फिर फिजिक्स पढ़ाऊंगा। समझ में आ गया। फिर दोनों अच्छे से तैयार है तो फिर न्यूमेरिकल करेंगे लाइन लगा के। पहले सुनो, एक एक को बोर्ड पे करवाएंगे। ब्रांच शब्द क्या है, शाखा क्या है बेटा, शाखा क्या होता है, जैसे ये आपका एक नेटवर्क है, कोई नेटवर्क है, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, विद्युत परिपथ है, जाल है कोई, इसमें ऐसा पाथ करंट का, इसमें करंट का जहां पे करंट का डिवीजन नहीं हो, करंट का उस पार्ट को अपन बोलते हैं ब्रांच। क्या बोलते हैं, तो ब्रांच क्या है बेटा, नेटवर्क में वह पार्ट, नेटवर्क में जहां पे करंट का डिवीजन नहीं हो। अब डिवीजन नहीं हो तो ऐसे बोल सकते हैं करंट कांस्टेंट हो, बात एक ही तो है। या तो ऐसे बोल दो धारा का विभाजन नहीं हो, या ऐसे बोल दो विद्युत धारा का मान नहीं है। तो समझ में कम आ रहा है तेरे, है ना भाई। हम ऐसे कह रहे हैं, शाखा किसे कहते हैं, जाल का वह भाग जिसमें विद्युत धारा का मान नियत हो, जाल का वह भाग जिसमें विद्युत धारा का मान नियत हो, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो, नेटवर्क के ऐसे पार्ट को ब्रांच कहते हैं। ऐसे पार्ट को क्या कहते हैं, या ऐसे बोल दो कि करंट का डिवीजन नहीं हो, एक ही तो बात है, धारा का विभाजन नहीं हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रांच। अब मेरा प्रश्न यह है कि इसमें ब्रांच बताओ कौन कौन सी है। तो आप कैसे करेंगे, गुरुजी सुनो, ये करंट यहां से स्टार्ट हुआ, ये करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है करंट, ठीक है, समझना है करंट। फिर यहां पे डिवाइड हो गया नहीं हो गया, अरे ये करंट जा रहा, अरे रुक लग गया नहीं, ये करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है। फिर यहां पे तुम ध्यान से देखो, मान लो यहां पे 10 एम्पियर करंट था, तो 2 एम्पियर इधर गया तो 8 एम्पियर इधर गया नहीं गया, डिवाइड हो गया नहीं हो गया। तो सर आप ध्यान से देखो तो ए से बी तक करंट कांस्टेंट है,
कहां तक? ए बी इज ए ब्रांच, बट ए बी जी, बट ए बी जी नॉट ब्रांच। क्यों? क्योंकि ए बी 10 एम्पियर करंट और बीजी में 2 एम्पियर, तो करंट अलग अलग आ रहा है नहीं आ रहा? तो मैंने क्या कहा, जिसमें करंट क्या हो, कांस्टेंट हो। तो देखो ये जा रहा है धारा, ये जा रही, यहां पे डिवीजन हो गया, तो केवल ए बी तक करंट कांस्टेंट है, तो ये क्या है, ब्रांच। फिर आगे देखो, यहां पे करंट कितना जा रहा है, मान लो 8 एम्पियर, समझना, ठीक है। तो ये 8 एम्पियर करंट जा रहा है, ये जा रहा है, फिर आगे चल के ये डिवाइड हो गया, मान लो 3 एम्पियर इधर गया, तो इधर कितना गया, 5 एम्पियर। समझ में आया नहीं आया? तो मुझे ये बताओ बी सी डी क्या ब्रांच है? तो समझ के बोलना, बी सी डी क्या ब्रांच है? सर नहीं है, बीसी ब्रांच है। तुम देखो बीसी तक करंट कांस्टेंट है, तो बीसी ब्रांच है, बीजी ब्रांच है, क्योंकि तो यहां पे करंट कांस्टेंट है, इस पार्ट में नहीं आया बात समझ में, यहां कांस्टेंट है। सर इस पार्ट में करंट कांस्टेंट है, इस पार्ट में करंट कांस्टेंट है, यहां पे करंट कांस्टेंट है। मैं तुमसे पूछता हूं क्या डीसीएफ ब्रांच है? तुम धारा देखो पूरे पार्ट में समान है क्या? सर यहां धारा अलग है और यहां धारा अलग है, नहीं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो समझ के जवाब देना, सी डी ई क्या ब्रांच है? सी डी ई क्या ब्रांच है? कंफर्म? हाँ ब्रांच है। कारण देखो यहाँ कितना करंट आ रहा है, 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर ही तो जा रहा है, इसका मतलब ये ब्रांच है। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ब्रांच समझ में आई नहीं आई? ब्रांच क्या होती है? जिसमें धारा का मान नियत। और जब तुम्हें प्रैक्टिस करवाएंगे ना, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। सीधी सी बात है, करंट का वैल्यू देख लो, यदि जहां पे चेंज हो रही है बेटा वो पार्ट ब्रांच में नहीं आएगा। समझ में आ गया? अरे क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? चलो क्लियर हो गया इतना। अब सुनो, एक शब्द आएगा यहाँ पे नॉड पॉइंट। कौन सा शब्द आएगा? हिंदी में भी नॉड ही बोलेंगे भाई ऐसे, और इंग्लिश में भी नॉड ही लिखेंगे। नॉड पॉइंट, नॉड बिंदु या जंक्शन पॉइंट भी कहते हैं इसे, संधि बिंदु कहते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? पर तुम नॉड ही याद करना, पेपर में नॉड के नाम से ही आता है। बेटा नॉड क्या होता है, जंक्शन पॉइंट क्या होता है? नेटवर्क में डिफाइन ऐसा पॉइंट जहां पे, मैंने क्या बोला, नेटवर्क में डिफाइन ऐसा पॉइंट जहां पे दो से करंट कनेक्ट हो, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? नॉड पॉइंट। समझ में आया नहीं आया? अब मैं, तुमने ब्रांच की डेफिनेशन क्या बोली थी, शाखा की परिभाषा क्या बोली थी? धारा का मान नियत हो, और अभी आप नोड की क्या बोल रहे हो? दो से अधिक धारा। धारा, तो धारा के स्थान पे शाखा भी बोल सकते हैं हम। क्यों बोल सकते हैं भाई? अभी आप बोल रहे थे मोर देन 2 करंट कनेक्ट हो, करंट के स्थान पे ब्रांच बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं सर, क्योंकि ब्रांच में करंट क्या है? अरे नहीं आई बात समझ में भाई? जो आपकी ब्रांच है उस ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या है? तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं दो से अधिक शाखा या दो से अधिक धारा, बात एक ही तो है, क्योंकि उस शाखा में धारा कैसी है, नियत। नहीं आ रहा समझ में? तो नॉड की डेफिनेशन दोनों ही सही है। आप ऐसे बोलो कि जाल में परिभाषित ऐसा बिंदु जहां पे दो से अधिक धाराएं संयोजित हो, या दो से अधिक इलेक्ट्रिक ब्रांचेज कनेक्ट हो, विद्युत शाखाएं या विद्युत धाराएं कनेक्ट हो, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? अपन नॉड पॉइंट कहते हैं। अरे क्लियर हो रहा है? अच्छा, तो मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से देखना, ये ए बी एक ब्रांच है, बीसी क्या एक ब्रांच, और बीजी क्या एक, या हम ऐसे बोल दें इसमें फ्लो करंट I1 है, इधर कितना गया I2 गया, तो इसमें कितना करंट गया I3। अरे गया नहीं गया? अरे यहां I1 करंट है, मतलब 10 एम्पियर, 2 एम्पियर इधर गया, 8 एम्पियर इधर गया। अरे नहीं आया समझ में? तो मैंने इनको नाम क्या दे दिया, I1 I2 I3। मान लो ये I1 करंट आया, इसका I2 पार्ट इधर गया, I3 पार्ट इधर गया, तो पॉइंट बी पर कितने करंट कनेक्ट हो रहे हैं? कितने? तो पॉइंट बी क्या है? एक नॉड पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट है। अरे नहीं आई बात समझ में?
या ऐसे बोल दो ए बी ब्रांच आ रही है नहीं आ रही, यहां पे बीसी ब्रांच आ रही है नहीं आ रही, यहां पे बीजी ब्रांच आ रही है नहीं आ रही। दो से अधिक करंट बोल दो चाहे ब्रांच बोल दो सर। अरे क्लियर। अच्छा मुझे एक बात सोच के बोलना, क्या सी पॉइंट नॉट पॉइंट है? देखो सी पॉइंट को देखो, है नॉट पॉइंट कंफर्म? अच्छा हाँ है ना, देखो बीसी ब्रांच आ रही है, सीएफ ब्रांच आ रही है और सीडी ब्रांच आ रही है। अच्छा क्या ई पॉइंट नॉट पॉइंट है? सोच के बोलना, ई पॉइंट, ई पॉइंट, ई ई। सर यहां तो एक ही करंट जा रहा है, कहां से होगा? क्या डी पॉइंट नॉट पॉइंट है? नहीं है, कहां है ब्रांच का? नहीं, एक ही तो ब्रांच चाहिए, डी भी नहीं है और ई भी नहीं है। अच्छा नेक्स्ट ध्यान सुनना, क्या एफ नॉट पॉइंट है? सोच समझ के बोलो, सोचो समझो फिर बोलो, सोचो समझो फिर बोलो, ऐसे फेंको मत, सोचो समझो। सीधी सी बात है सर, ये करंट आ रहा, यहां से करंट जा रहा है, एक मिनट समझना, मान लो यहां से इमेज करना कितना करंट आ रहा है और यहां से कितना करंट आ रहा है, तो इसमें कितना करंट जा रहा है। अच्छा इसको मैं मान लो I4 बोल दूं, इसको I5 बोल दूं, तो इसको क्या बोलूं? चेक करना, आप बताना है या नहीं। हाँ? मैं नहीं आ रहा समझ में? अरे आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? है ना, एक ब्रांच या एक करंट, दूसरा करंट और इनका ऐड होके ये गया तीसरा करंट, दो से अधिक हो गए नहीं हो गए, तो इसका मतलब है जी पॉइंट बताओ, सोच समझ के। मैंने क्या बोला? सोच समझ के। जो काम ऐप पे हो रहा है वही काम जी पे हो रहा है। जैसे यहाँ ये 8 एम्पियर करंट आ रहा है, भाई ये करंट कितना है 8 एम्पियर, ये कितना है 2 एम्पियर था ना। अच्छा तो यहाँ कितना हो गया? नहीं आई बात समझ में? जैसे मान लो इस करंट को मैं आई अल्फा बोल दूं, इस करंट को आई बीटा बोल दूं और इस करंट को आई क्या बोल दूं, गामा। तीन करंट हो गए नहीं हो गए? अरे कोई और नाम दे दो, कोई जरूरी I1 I2 I3 दे दो। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा एच पॉइंट है क्या नॉट पॉइंट? अब मान लो यहाँ पे 10 एम्पियर करंट जा रहा है, 10 ही तो जाएगा, इसका मतलब नॉट पॉइंट नहीं है। क्या ए पॉइंट है क्या नॉट पॉइंट? बताओ नॉट पॉइंट समझ में आया नहीं आया? आया नहीं आया? क्लियर? क्योंकि नॉड पॉइंट समझ में आ गया तो नॉड एनालिसिस की थ्योरम समझ में आ जाएगी आपके। तो मैं अभी पढ़ाएंगे नॉड एनालिसिस थ्योरम, लेकिन उसके लिए पहले नॉड पॉइंट आना बहुत जरूरी है। तो नॉड पॉइंट क्लियर, ब्रांच क्लियर, अभी न्यूमेरिकल कराएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो ब्रांच किसे कहोगे? नेटवर्क में ऐसा पार्ट जिसमें करंट क्या रहे, कांस्टेंट, मतलब करंट का डिवीजन, यही बोलोगे ना। अच्छा नॉड पॉइंट किसे बोलेंगे? ऐसा पॉइंट जिसमें दो से अधिक, मोर देन टू, ब्रांच बोल दो या करंट बोल दो, कनेक्ट हो, उसे क्या बोलते हैं? नॉट पॉइंट। क्लियर? ठीक है, अभी ऐसे करीब आपको 10 शब्द और पढ़ाने हैं और इसके बाद मैं लिखाना प्रारंभ करूंगा। 8-10 शब्द और हैं, फिर मैं एक एक को आराम से शानदार तरीके से नोट्स बनवाएंगे। तो नोटबुक ले आए तुम, ये रफ में लिखोगे अभी? नोटबुक ले आओ, ठीक है। तो नोटबुक में डायरेक्ट नोट्स ही बनाएंगे, ठीक है भैया। चलो तो कल से लिख लेंगे अपन, ठीक है। चलो तो राधे राधे भैया।